बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे साथ जो एक अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देने आई हैं वो हमारी ही एक स्टूडेंट रह चुकी हैं। अनुषा ने आई थिंक 2016-17 में ज्वाइन किया था एनईडी, Yes, sir. और बहुत ही छोटा मोटा था डिपार्टमेंट था उस ज़माने में। इनका पहला बैच निकलने वाला था जिसकी पोजीशन होल्डर सबीना अनवर अली जो कि हमारी एनईडी पाकिस्तान की डायरेक्टर हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो सबसे ज़्यादा बेचैनी थी इस डिपार्टमेंट के अंदर, या आप इस प्रोग्राम कह लें आप इसको, कि हर आदमी परेशान था कि होगा क्या हमारा, ये होता क्या है, फूड क्या होता है, फूड की हम अम्मा तो रोज़ाना खाना बनाती हैं, तो ये इंजीनियरिंग कहाँ से आ गई इसके अंदर। अम्मा ने तो कभी भी नहीं कहा कि भाई इसमें कोई इंजीनियरिंग लगती है, काटो पीटो तेल डालो चूल्हे पे रखो और बना लो। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये। और कुछ हमारे सीनियर्स जो थे जिन्होंने स्टार्ट मैकेनिकल में किया था और फिर क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर एक्सपर्टीज हासिल करके बहुत से हमारे जो इंजीनियर्स थे उन्होंने बाद में फूड इंडस्ट्रीज के अंदर अपनी एक्सपर्टीज को यूटिलाइज करा था। तो अनुषा ने आई थिंक 2020 में कोविड के दौरान ग्रेजुएशन लिया था, और उसके बाद कि ये आजकल पाकिस्तान गम में है। और ये आपको आज बहुत सारे सवाल जो आपके होंगे वो तो यकीनी तौर पर जवाब देंगी, और मैं भी सुनना चाहूँगा कि आजकल हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर इस फील्ड में। तो अनुषा, आपका माइक अब आपके पास है, मैं अब खामोश हो रहा हूँ। Thank you so much, sir. Okay. Assalamu alaikum to all NED Scholars members. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना थोड़ा ब्रीफ इंट्रो देना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि एनईडी स्कॉलर्स के बारे में और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है एनईडी स्कॉलर्स में। तो माय नेम इज़ अनुषा आबिद एंड आई डिड माय फूड इंजीनियरिंग in 2016-17 batch and passed out in 2020. Okay, and nowadays I am doing job as a quality control officer in Pakistan Gum Industries Private Limited. I have conducted so many audits, internal audits in halal, IPM, ISO, and so on, food safety systems. Okay, so यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर थर्ड ईयर के भी होंगे। तो मैं कुछ स्लाइड्स पेश करना चाहूँगी आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोग थोड़ा सा आप लोगों को पता चले। अच्छा, स्लाइड्स शेयर करने से पहले मैं एनईडी स्कॉलर्स के बारे में बताना चाहूँगी कि मैं जब फर्स्ट ईयर में थी तो मैंने एनईडी स्कॉलर्स ज्वाइन की, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर सुहेल और स्पेशली पूरी एनईडी स्कॉलर्स टीम के लिए कि उन लोगों ने मेरे लिए बहुत सपोर्टिव एक्शंस लिए हैं थ्रू आउट माई 4 years जर्नी। और मैं बहुत ज़्यादा डॉक्टर सुहेल की वो हूँ कि आज मैं इस मुकाम पे जो हूँ मैं अपने पेरेंट्स की वजह से, अपनी मेहनत और डॉक्टर सुहेल के सपोर्ट की वजह से हूँ जो भी हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। सर एक सेकेंड थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है।
कोई ऐसी बात नहीं है, देखो वहाँ पे डेस्कटॉप पे है मेरा ख्याल है, तो प्रेजेंटेशन लेफ्ट पे रखा हुआ है, अभी प्रेजेंटेशन वो उधर रखा हो हुआ है। गई थी, अभी पता नहीं किधर गुम हो गई। ये है सॉरी। ना लेफ्ट साइड पे देखो, टॉप के ऊपर, उजाला के नीचे, नहीं नहीं बिल्कुल लेफ्ट पे हाँ ये रही। सर एक सेकंड सर, मैं इसको हाँ डबल क्लिक कर करो। रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा, एक मिनट, शायद प्रॉब्लम आ रही है इसमें, एक सेकंड। हाँ कैंसिल करो, अब यहाँ से करो। तो ये ऑन हो गया है। एक ऐसा करो, अभी हो अनशेयर गया। करो पहले अपने आप, स्टॉप करो शेयरिंग को, और पहले अपना पावर उसको ऑन करो, प्रेजेंटेशन ऑन करके उसके बाद वापस आओ। जी मैं कर रही हूँ। थोड़ी सी यहाँ पे मेरा लैपटॉप। व्हाइल वी आर वेटिंग, वो जो है, शेयरिंग स्टॉप हो गई है ना? हाँ हो गई, स्टार्ट हो गई, बिल्कुल। ओके सर, सेकंड। श्योर श्योर श्योर। तो वो मेरा ख्याल है इसमें एक और आ गए हैं कोई, मुफद्दिल, मोहम्मद मुझे बुरहान ऑन अहमद। तो करना है पर यस सर, ये हमारे क्लासमेट्स हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मुफद्दल होगा एंड देन बुरहान होगा। हाँ दोनों ही हैं। यस। हिफ्जा तुम्हें ऐसा करना कि तुम सुजैन को डायरेक्ट वो कर देना, मैसेज करके पूछ लेना उससे कि क्या हुआ है, मस्ट बी ओके समथिंग सर। रॉन्ग। मैं अभी जवाद को कह दूंगा कि वो कांटेक्ट कर ले तुम लोगों से। ठीक है सर। ओके सर। वो फिर देखते हैं इसको। सर हमारी इनॉग्रेशन भी इस संडे को है, वीआईटी वाली, वीटी वाली। इस संडे को है, कमिंग तो संडे। मैं पूछ रही हूँ। हाँ कुछ डेट तो दी थी, मुझे याद पड़ रहा है 22nd। हाँ तो 22nd है तो नेक्स्ट संडे की होगी। क्या हुआ बिकॉज अनुषा, हुआ कुछ? सर एक सेकंड सर। हाँ श्योर श्योर। हम अब लोग जो तो अपनी बातें कर रहे हैं, तो तुम डिस्कशन। व्हेनेवर यू आर रेडी लेट अस नो। तो वो जो ओके। है अपना, उसमें जुबैर है एक्चुअली, और कौन था, अ, मुकद्दस था मेरा ख्याल है। बिकॉज प्रमोशन के लिए चीजें रेडी हैं, हमें बस फिर उसको उस वे पे जो है ना प्रमोट करना है। पोस्टर्स हैं और वीडियोस बनाई हैं, एक वीडियो बनानी है। वो उसके बैनर्स वगैरह बन गए? यस सर। बैनर्स वगैरह बन गए, वीडियोस वगैरह बन गए। अब जब वो क्या वजह था हमारा जो वो था, हमने कोई अपना बैनर्स बनाए थे हमने उस, या अभी नहीं बनाए हैं हम लोगों ने? जी सर, हमारे पास बैनर्स मौजूद है और स्टैंडीज भी है, तो 4 स्टैंडीज है और 4 बैनर्स हैं हमारे पास लगाने के लिए। अच्छा यार भाई लास्ट टाइम वो गुम हो गई थी, वो मिल गई। जी जी, वो मिल गई। ठीक है। अच्छा। तो एक काम ही होगा कि तुम वजह तो तुम जुबैर से कांटेक्ट कर लेना, जुबैर को शायद नेक्स्ट वीक के लिए चाहिए हो, जो हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग वाला प्रोग्राम है, वो उसके अंदर ये इनॉग्रेशन के लिए शायद जाना होगा। और अगर तुम बात मिलो जुबैर से तो उससे कह देना कि मुझे उसका स्केड्यूल भेज दे, आई थिंक 4 से लेके 2 से 4 बजे तक का है प्रोग्राम। जी यस सर, सर। आज मैं जुबैर से मिला सर, तो जुबैर ने बताया कि मुझे चाहिए होगा। मैंने कहा सही है, बस मेरे पास अमानत है, आप आके ले लीजिए जिस भी टाइम चाहिए हो। तो और वो जो टाइमिंग जो मैंने वीटी ग्रुप पे लिखी है वो 2 से 4 ही है, आई गेस। 2 से 4 है ना, तो 2 से हम्म। 4 का मतलब है तुम लोगों का जोहर कितने बजे होती है? 1 बजे होती है। 1 बजे से, तो उसका मतलब है 1 बजे वहां पे, ठीक है। सही है, इसलिए कि मैं फिर अपने कुछ सीनियर्स से कह दूंगा, वो लोग तुम लोगों को ज्वाइन कर लेंगे। तो उसमें एक काम जरूर करना, उसमें एड्रेस जो है ना उसका सही तरह से दे देना, गूगल का लोकेशन भी। हाँ आर यू रेडी अनुषा? चलें, गो अहेड प्लीज। ओके। आपकी आवाज म्यूट हुए हुए हैं आप,
अनुषा म्यूट हैं आप। Okay, now am I audible? Yes. Okay. Thank you, sir. Okay. So आज का हमारा टॉपिक है करियर और फ्यूचर ऑफ फूड इंजीनियरिंग। जब हम लोग जब हम एनईडी में एडमिशन ले रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो मोस्टली स्टूडेंट्स से सोच फूड इंजीनियरिंग कहाँ से आएगी, क्या इंडस्ट्रीज में फूड इंजीनियर से कितनी ज्यादा करेंगे आज। ठीक है, तो जो मेजर टॉपिक्स हमने आज कवर करने हैं वो है व्हाट डज अ फूड इंजीनियर डू एंड व्हाई वी चूज दिस फील्ड, एंड व्हाट आर द फूड इंजीनियरिंग करियर्स व्हिच फील्ड्स आर इन्वॉल्व्ड इन फूड इंजीनियरिंग। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए होंगे जिन्हें इतना तो आइडिया होगा कि फूड इंजीनियरिंग होती क्या है। बिल्कुल। क्या कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज फूड इंजीनियरिंग? Food engineering, it's engineering starting from a raw material to product of food product, like we have process, improve, package, product, production area. These all are the things which we cover, specific to food related things. Okay. But also know about the technical terms So related to machine, food material. ठीक बताया है आपने। फूड इंजीनियरिंग बेसिकली इसमें हर चीज इंक्लूड है, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, प्रिवेंशन। ओके, सो फूड इंजीनियरिंग बेसिकली कि व्हाट डज अ फूड इंजीनियर डू। फूड इंजीनियर करता क्या है? फूड इंजीनियर बेसिकली एक डिजाइन करता है, और आप लोग अगर एक पेन और नोटबुक लेके बैठेंगे कुछ नोट करने के लिए तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो फूड इंजीनियर्स बेसिकली डिजाइन करते हैं और डेवलप करते हैं ऐसे सिस्टम को प्रोडक्शन के लिए, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फूड की, ताकि उसमें हमारे जदीद से जदीद फूड्स जो हम बना रहे हैं, हमारी कंपनीज इन्वेंट कर रही हैं, उसमें आसानी हो सके। और फूड इंजीनियर बेसिकली इंजीनियर है जो कि आज के दौर में बहुत सारी चीजों को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। They can substitute mechanical engineers, they also can substitute chemical engineers। ये सब मतलब ये कि ऑल राउंडर है फूड इंजीनियर्स, कि उन्हें प्रोडक्शन के भी नो हाउ है, उन्हें प्रोसेसिंग किस तरह करनी है, मेथडोलॉजीज, और फूड सेफ्टी सिस्टम्स, क्वालिटी प्रोसीजर्स एंड स्टोरेज, पैकेजिंग, ईच एंड एवरीथिंग। Exactly. ओके, Yes, clear. सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। सुनो, Hello? आप कंटिन्यू करें। आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, शायद नहीं पूछ रही थी। ओके ओके ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द फूड इंजीनियरिंग करियर्स क्या हैं फूड इंजीनियरिंग के, और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं, और वो उन सब्जेक्ट्स की क्या अहमियत है इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो देखिए हमारी जो फूड इंडस्ट्रीज है ना, जितनी हमारे, स्पेशली मैं पाकिस्तान की बात करूंगी, तो वहां पर इतनी ज्यादा आप लोग जानते हैं कि इतनी ज्यादा वो नहीं है कि फूड इंजीनियर्स को मोस्टली लोग नहीं जान रहे होते, और इसके बारे में हमें उन्हें बताना पड़ता है कि फूड इंजीनियर्स क्या होते हैं और उनका रोल क्या होता है इंडस्ट्री में। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि फूड इंजीनियर का एक फूड इंडस्ट्री में क्या रोल है। और ठीक है, तो अगर हम फूड इंजीनियरिंग के उसकी बात करें, टाइप्स की या करियर्स की, जो कि इसमें आगे आप फूड इंजीनियरिंग पढ़ के कहाँ जा सकते हैं, किन चीजों में, तो उसमें बहुत सारी इंजीनियरिंग। हेलो, आप कंटिन्यू करें। ओके ओके, तो उसमें आप बहुत सारे
ग्रेजुएशन के बाद जो आपने फील्ड्स चूज करनी है, इट्स अप टू यू, बट मैं आपको सेक्टर्स बता देती हूँ कि आप लोग किन फील्ड्स में जा सकते हैं। लाइक सबसे पहले मैं बताऊंगी कि फूड सेफ्टी इंजीनियर। फूड सेफ्टी इंजीनियर्स आर दोस आर वेरी important engineers in a food sector. So फूड सेफ्टी लॉज और फूड सेफ्टी प्रिंसिपल्स के बारे में अगर बात की जाए तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट लॉज आते हैं। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गए, QMS है, और अपना ISO के ऑल लॉज जो कि आप लोगों को क्वालिटी कंट्रोल के उसमें पढ़ाए जाते हैं सब्जेक्ट में। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपने बिल्कुल फोकस करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि फूड सेफ्टी इंजीनियर जो है उसकी बहुत डिमांड है, और फूड सेफ्टी इंजीनियर को तमाम लॉज बहुत अच्छे से आइडिया, उनको नो हाउ होने चाहिए इंडस्ट्री में क्या चीज़ें अप्लाई हो रही हैं और किस तरह से उनको लेके चलना है। ठीक है, उस सेकंड नंबर पे आता है क्वालिटी इंजीनियर। क्वालिटी इंजीनियर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंजीनियर्स हैं फूड सेक्टर के लिए, फूड इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि मैं खुद एज अ क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर ही वर्क कर रही हूँ पाकिस्तान गम इंडस्ट्रीज में। वहाँ पर आपको बेसिकली टेस्टिंग्स वगैरह डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट की डिफरेंट टेस्टिंग्स होती हैं। ठीक है, अब मैं कर रही हूँ गम इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे डिफरेंट बेसिकली आपकी किस तरह की टेस्टिंग्स हो गई हैं। आपकी एक तो हो गई कि रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, कि स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज उनकी टेस्टिंग्स हो गई, और एक हो गया आपके कि हमने प्रोटीन्स कितने परसेंटेज प्रोटीन्स हैं उसके अंदर, मॉइस्चर्स के क्या परसेंटेज है उसमें, एशेस हैं, एसिड इंसॉल्युबल मैटर्स उसके अंदर कितना परसेंट पाया जाता है, ये चीज़ें हो गई। और इसके अलावा हमें यूनिवर्सिटी में करवाया जाता था एक पार्टिकल साइज मेजरमेंट्स वगैरह, विस्कोसिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। तो इन चीज़ों की टेस्टिंग्स की जाती हैं। ठीक है, तो क्वालिटी इंजीनियर्स का काम ये होता है कि वो लैब टेस्टिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करते हैं। ठीक है, और थर्डली मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़ाहिर है प्रोडक्शन इंजीनियर और मैन्युफैक्चरिंग, ये इसके बिना तो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करते हैं, इधर इट इज रॉ मटेरियल और अ फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब उसके दरमियान में जितनी प्रोसेसिंग, इधर वो मशीनरीज आ रही हों सारी, किस तरह से प्रोडक्ट को जो है रॉ मटेरियल से कलेक्ट किया जा रहा है, उसको उसकी स्टोरेज का जो प्रोसीजर है वो हो गया, और उसके बाद फिर उसका प्रोडक्ट बनना, उसमें जितने भी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रही हैं वो ऐड होना, उसमें कौन सी मशीनरीज यूटिलाइज हो रही हैं, उन चीज़ों की नो हाउ होना, ये सब जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स को पता होनी चाहिए। और ये कंपनी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि फूड इंजीनियर जो है वो इस पोस्ट पे आए, क्योंकि फूड इंजीनियर को ही नो हाउ होती है कि किस तरह से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, उसके अंदर क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ओके, फोर्थ नंबर पे प्रोजेक्ट इंजीनियर। प्रोजेक्ट इंजीनियर के बारे में मैं ये बताऊंगी कि डिफरेंट हमारी जो कंपनीज है ना, वो आपको बहुत सारे डिफरेंट टास्क दे रही होती हैं कि आपने करना क्या है, आपने किस तरह से चीज़ों को, अब मिसाल के तौर पे हमें एक कोई प्रोडक्ट लॉन्च करवाना है मार्केट में, तो उससे रिलेटेड आपने पूरी एक फाइल बनानी होगी, और उस फाइल के अंदर आपको सारा का सारा डेटा कलेक्ट करना है, उसमें ऑब्जर्वेशंस नोट करनी है, हर चीज़ को अच्छे से आपने बताना है। उस प्रोजेक्ट के ऊपर आपको काम करना होगा। मोस्टली प्रोजेक्ट जो होता है आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, ERP बेस्ड, तो वो आपने लेके उसको करना है। और प्रोजेक्ट इंजीनियर्स इसलिए हायर किए जाते हैं इंडस्ट्रीज में, मोस्टली ये टाइम टू टाइम हायरिंग हो रही होती है इनकी। समटाइम्स ये उस पे लाइक परमानेंट नहीं होते हैं, टेम्पररी बेस्ड होते हैं, बट इम्पॉर्टेंट है इनका रोल भी बहुत ज़्यादा। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर, ओके, फिफ्थ वन,
प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर वो होते हैं लाइक हमारी इंडस्ट्रीज में जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो नेस्ले हो, चाहे वो अपना क्या कहते हैं ईबीएम है। मैं ईबीएम जा चुकी हूँ, मैंने वहाँ देखा है, और मैंने पर्ल कॉन्फेक्शनरीज में वो की थी इंटर्नशिप, तो वहाँ मैंने बाकायदा इसका एक डिपार्टमेंट देखा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। तो वहाँ पर ये होता है कि आपके जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर्स को हायर किया जाता है वो बेसिकली फूड इंजीनियर्स होते हैं, और उनका काम ये होता है कि जो भी मार्केट में न्यू प्रोडक्ट आपको लानी है, अब आपने जेलीज बनाना है मिसाल के तौर पे, और उन जेलीज को आपने कुछ न्यू शेप देना है, कोई न्यू टेस्ट देना है, उसके अंदर कुछ एडिशन करनी है जो कि डिफरेंट है बाकियों से ना, तो ऐसे इंजीनियर्स वहाँ पे हायर किए जा रहे होते हैं, फूड इंजीनियर्स ही होते हैं बेसिकली, जो हमारे प्रोडक्ट को मजीद अच्छा और बहुत बेहतर बना सकें और मार्केट में मतलब और आगे से आगे बढ़ सके वो मार्केट में। और कंपनीज इसको बेसिकली हायर इसलिए करती हैं रिसर्च कर सकें। जी गो अहेड। वो होता ही है कि ओके जब कोई नया एंटर हो रहा होता है ना अनुष्य, तो वो उसकी ऑडियो ऑन हुई हुई होती है। गो अहेड। जी, ओ इट्स ओके सर, इट्स कोई बात नहीं, कोई बात। ओके तो ओके तो यहाँ नेक्स्ट इज पैकेजिंग इंजीनियर ना। पैकेजिंग इंजीनियर की बहुत ज्यादा वर्थ है, बहुत ज्यादा। पैकेजिंग और स्टोरेज जो हमारी फूड प्रोडक्ट के लिए, फूड कमोडिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि अगर पैकेजिंग अच्छी नहीं है तो वो प्रोडक्ट स्पॉइल हो जाएगा। क्योंकि प्रोडक्ट बनने के बाद मोस्टली बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो डिफरेंट सिटीज से ट्रांसपोर्ट होके यहाँ आ रहे होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से होके आ रहे होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो पैकेजिंग सेक्शन है, उसका जो पैकेजिंग एरिया है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। और फूड इंजीनियर्स का यहाँ पे काम ये आता है कि फूड इंजीनियर्स ऐसे पैकेजिंग मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं कंपनी को जो जिससे हमारी पैकेजिंग प्रोडक्ट की, फूड कमोडिटी की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। मोस्टली पैकेजिंग में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि हमें ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट, वाटर ट्रांसमिशन रेट को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा होता है पैकेजिंग में। पढ़ा है ना आप लोगों ने? ओके सो सेफ्टी इंजीनियर, तो फूड सेफ्टी इंजीनियर्स वो होते हैं जो मैंने आप लोगों को भी बताया था, जो तमाम जो क्वालिटी को अश्योर करते हैं और जिनको नो हाउ होती है कि फूड की सेफ्टी को किस तरह से इंश्योर करना है। ओके जो अगर हम बात करें फूड इंजीनियरिंग की, तो फूड इंजीनियरिंग में बेसिकली बहुत सारे हमें सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे होते हैं जो कि कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमसे ये चीज़ें भी पूछी जा रही होती हैं, जैसे कि हीट एंड मास ट्रांसफ़र, ये हमारा सब्जेक्ट था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था, आप लोगों को भी पढ़ाया गया होगा, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने प्रोडक्शन साइड पे जाना है देन you should know about the how to transfer heat and mass. What is the functioning behind this? We should know about that. Microbiology is the most important thing, क्योंकि क्वालिटी अश्योर करने के लिए आपको क्वालिटी तीन चीज़ों की, तीन डिपार्टमेंट्स होते हैं बेसिकली वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल होती है, जहाँ एक हो गया फिजिकल डिपार्टमेंट, एक केमिकल, एंड थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि कौन से हमारे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फूड में पाए जाते हैं और फूड को स्पॉइल कर सकते हैं, और उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, मोस्टली साल्मोनेला है और शिगेला, इन सब से फूड पॉइजनिंग होती है, तो इन सब चीज़ों को हमें टारगेट करना होता है माइक्रोबायोलॉजी, और ये फूड इंजीनियर्स कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, इट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फूड के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोटीन की क्या परसेंटेज है इसके अंदर, ऑयल्स की, फैट्स की क्या क्वांटिटी पाई जा रही है, तो उसकी कुछ टेस्टिंग्स होती हैं
टेस्टिंग्स के तो बहुत सारे मेथड्स हैं। आप प्रोटीन किस तरह से मालूम कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया और जेडाल मेथड हो गया, इनके थ्रू आप जो है प्रोटीन्स पता कर सकते हैं। एक हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया था सॉशलेट मेथड, उससे ऑयल्स एंड फैट्स का पता चलता है। तो ये इन सब चीज़ों पे फोकस करें, क्योंकि कंपनीज में जो है आप इन चीज़ों के थ्रू ही आप टेस्टिंग्स में परफेक्शन अपनी शो कर सकते हैं, और ये फूड इंजीनियर्स का ही काम है। प्रोसेस इंजीनियरिंग में हर चीज़ आ जाएगी, प्रोसेसिंग कि वो प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग, आप रॉ मटेरियल से लेके वो प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है, किस तरह से उसकी कटिंग है, पीलिंग है, फिर उसके अंदर एडिटिव्स ऐड किए जा रहे हैं, उसमें कौन सी मशीनरीज जो है वो होते हुए मशीनरीज से होते हुए वो प्रोडक्ट फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है। ये सब प्रोसेस इंजीनियरिंग में आता है। ये भी फूड इंजीनियर्स यहाँ पर हायर किए जा रहे होते हैं कंपनीज में। और इसके अलावा बहुत सारे हैं यहाँ पे, यूनिट ऑपरेशंस हैं और मटेरियल साइंसेस, कंज्यूमर साइंस, प्रोसेस कंट्रोल, फ्लूइड मैकेनिक्स, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग जानते ही होंगे माशाल्लाह। यहाँ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो ये सब्जेक्ट्स बिल्कुल टारगेटेड सब्जेक्ट्स हैं। आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि ये ऑपरेशंस होते हैं इंडस्ट्रीज में, और हमें वहाँ जाके इन चीज़ों को हैंडल करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं एक बताती हूँ आप लोगों को, क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी कंट्रोल के नाम से एक सब्जेक्ट होता है जो हमें पढ़ाया जा रहा होता है। क्वालिटी कंट्रोल में बेसिकली हमारे पास बहुत सारे लॉज आ जाते हैं, जिसमें आईएसओ के तमाम लॉज, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम और हलाल सेफ्टी मैनेजमेंट, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चे मोस्टली सोच रहे होते हैं कि हम स्किप कर देंगे इसको, तो ये तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि फ्रॉम डे 1 जो आपका इंटरव्यू होता है ना, उसमें भी आपको ये लाजमी आपसे पूछा जाता है, आपसे ये चीज़ पूछी जा रही होती है कि ये आप मुझे बताएं कि फूड ग्रेड के लिए कौन सा लॉ अप्लाई होता है। और आईएसओ, स्पेशली मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू में कि आईएसओ 22000 किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली ISO 22000 लॉ इज फॉर फूड ग्रेड प्रोडक्ट्स, वहाँ पर ये यूटिलाइज हो रहा होता है। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे से, अच्छा कंपनी में ये होता है कि आपको पॉलिसीज, वहाँ की हर कंपनी की अलग पॉलिसी होती है, हर कंपनी की एक कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज चल रही होती हैं, जो कि गुड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज हो गई या इन्वायरमेंटल पॉलिसीज हो गई। इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है। लेकिन जो मेजर है मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ, जो कि हर कंपनी में आप लोगों को फॉलो करना ही करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि कोई भी कंपनी, फूड कंपनी जो है, जब वो प्रोडक्ट बना रही होती है, तो उनका जो मेन फोकस होता है, मेन गोल होता है, वो ये होता है कि जो फूड प्रोडक्ट जो है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट मस्ट बी अ फूड ग्रेड, एंड सेकेंडली ये फुलफिल करता हो रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटोरी रिक्वायरमेंट्स को। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और स्टैट्यूटोरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हमारे गवर्नमेंट की थ्रू पास होकर कंपनीज में आती हैं, और वहाँ पे कंपनीज के पास एक गवर्नमेंट अपना वो करती है, बताती है कि आपने इन रिक्वायरमेंट्स को यूज़ करते हुए ही प्रोडक्ट बनाना है। जैसे PSQC है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर वो कर रहे होते हैं, इंटर्नशिप्स कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले तो आप लोग वहाँ पे ज़रूर इंटर्नशिप कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है, और वहाँ पे आपको तमाम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, फूड लॉज के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी। ओके, एम्प्लॉयमेंट एरियाज फॉर फूड टेक्नोलॉजी। ओके, तो होता क्या है कि बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट, हम लोग जब निकल रहे होते हैं अपने ग्रेजुएशन के बाद, या अगर हम स्टडीज भी कर रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि यार हमें क्या करना है आगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ
पर हम फोकस कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल, प्रोविंशियल, फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, जहाँ पर फूड इंजीनियर्स के लिए जॉब्स प्रोवाइड की जाती हैं। और वहाँ पे बेसिकली फूड इंजीनियर्स का जो काम होता है वो ये होता है कि आपने तमाम लॉज को 2015 जो अभी चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपने तमाम प्रोडक्ट्स के लिए कुछ लॉज बनाने होते हैं और उनको कंपनीज तक डिलीवर करने होते हैं। और ये आप लोगों का जो है वो फूड इंजीनियर्स का रोल होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं। फूड इंजीनियर्स जो है वो बहुत रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं। तो एज अ रिसर्चर आप वहाँ पे वर्क, अगर आप ये चाहते हैं कि आपने रिसर्च साइट पे जाना है, तो आप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करें, वो बहुत बेहतर रहता है। और अगर आपको लगता है कि रिसर्च पेपर्स वगैरह आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं एज अ फूड इंजीनियर, तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगी कि फाइनल ईयर, जब आप फाइनल ईयर में आते हैं तो अपने FIP, आपका ज़ाहिर मेन फोकस FIP होता है, तो वहाँ पर आपको ये देखना होता है कि मैंने किस साइड पे जाना है, मुझे मॉडलिंग की तरफ जाना है, मुझे रिसर्च पेपर की तरफ जाना है। तो मेरा तो पर्सनली FIP रिसर्च पेपर पे था, रिसर्च बेस्ड था, तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा और ये आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, तो आप लोग उस तरफ भी जा सकते हैं। ओके, मल्टीनेशनल एंड लोकल फूड इंडस्ट्रीज तो बहुत सारी हैं। कराची में भी, आउट ऑफ कराची पाकिस्तान में बहुत सारी वो हैं, इंडस्ट्रीज हैं FMCG, जो कि बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही हैं डिफरेंट। अब आपका ये फोकस होना चाहिए कि आपने किस साइड पे जाना है, सॉलिड्स की तरफ जाना है, लिक्विड्स की तरफ जाना है, तो ये आपके ऊपर है। और फिर आपके, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि अप्लाई हर जगह करना है आप लोगों को, क्योंकि जब आप अप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ये आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और इंटरव्यूज पे आपको फोकस करना है, जैसे बहुत सारे कंपनीज में जो इंटरव्यूज हैं, वो अब इंटरव्यू का तरीका चेंज कर दिया गया है। पहले आपको, जैसे एंग्रो फूड्स है, वहाँ पर आप लोगों को पहले एक गेम है वो आपको खेलना होगा, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, फर्स्ट इंटरव्यू, सेकंड इंटरव्यू, देन आप सिलेक्ट होंगे। ठीक है, तो अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग रखें इंटरव्यूज में। जो आपको वो जो गेम होता है बेसिकली वो मैथमेटिकल बेस्ड होता है, मैं तो ये बोलूँगी कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज। ओके, फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फूड इंजीनियर्स की, जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग को क्वालिटी को इंश्योर करना होता है किसी भी कंपनी में, या अगर आप प्राइवेटली ये काम करना चाह रहे हो, किसी टेस्टिंग लेबोरेटरी में आपने ज्वाइन किया है, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से बन रहा है, और उसके बाद उसकी किस तरह से वो उसकी टेस्टिंग्स हो रही हैं। और ज़ाहिर है अगर टेस्टिंग ठीक नहीं होगी तो आपका प्रोडक्ट तो आगे जा ही नहीं सकता, उसकी शिपमेंट कभी नहीं हो सकती। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वालिटी अगर फुलफिल नहीं हो रही होगी कस्टमर के अकॉर्डिंग, रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो वो आगे पास नहीं हो सकता और शिपमेंट भी नहीं हो सकती। फूड रेगुलेटरी सर्टिफिकेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें भी यही है कि रेगुलेटरी बॉडीज हमारी बहुत सारी हैं जिनके थ्रू लॉज पास किए जाते हैं। आप वहाँ पे भी, वो भी बहुत अच्छा है, आप वहाँ जॉब ज़रूर वहाँ अप्लाई करें। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की जॉब होती है, फूड इंस्पेक्टर्स की जॉब होती है, वो आप ज़रूर वहाँ पर अप्लाई करें। और फूड अथॉरिटीज़ हो गया, सिर्फ फूड अथॉरिटीज़ में है, वहाँ पर आप अप्लाई करें, वो बहुत अच्छा है। और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में अगर किसी का इंटरेस्ट है कि वो ये चाहता है कि मैंने प्रोफेसर बनना है, तो ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में आप एज अ लेक्चरर, फूड इंजीनियर के लेक्चरर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
चाहते हैं कि आप अपना जो है वो बिजनेस स्मॉल स्केल पर, नॉट लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल करना है, तो ये भी अच्छा है। लेकिन इसमें सेक्टर बहुत हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, और फूड इंजीनियर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है ये सेक्टर, क्योंकि डेयरी का आप लोग यूज़ जानते हैं कि हर चीज़ जो है वो, चाहे वो मिल्क है, बटर है, चीज़ है, वो सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं डेयरी सेक्टर में। तो यहाँ पे फूड इंजीनियर्स का रोल है और बहुत इम्पोर्टेंट जॉब होती है। होटल इंडस्ट्री, बहुत सारे लोग जो है वो होटल मैनेजमेंट कोर्सेज करते हैं, होटल साइट पे जाते हैं, रेस्टोरेंट्स साइट पे जाते हैं, वहाँ पे भी इंजीनियर्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ जो हमारे पेंट्रीज हैं, इन सब में फूड इंजीनियर्स की अश्योर करने के लिए। ओके, फूड इंग्रेडिएंट हैं, लाइक फूड हाउ टू सप्लाई फूड्स, और अगर आपने अपने फूड इंग्रेडिएंट्स हैं, फूड एडिटिव्स हैं जो कि किसी फूड में कॉर्पोरेट किए जा रहे हैं, तो वो आप एज अ सप्लायर उसके लिए वर्क कर सकते हैं। फूड इंजीनियर्स के लिए ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज, फूड इंस्पेक्टर की जॉब बहुत ज़्यादा यहाँ पर, फूड इंस्पेक्टर के बारे में मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे आता है कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपका हो जाएगा, क्योंकि इंस्पेक्शन जो है यहाँ पे मोस्टली थोड़ी प्रॉब्लम होती है पाकिस्तान में फूड इंस्पेक्शन के लिए, लाइक यहाँ पे ऑडिट्स बहुत ज़्यादा आपको करने होते हैं। तो इंटरनल्स और एक्सटर्नल ऑडिट्स ये सब फूड इंस्पेक्टर्स करते हैं, और ये बहुत अच्छी फील्ड है, अगर कोई यहाँ पे जाना चाहे तो वो ज़रूर जा सकता है। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस सेक्शन ऑफ एनी फूड इंडस्ट्री, यहाँ तो मैं भी जॉब करती हूँ। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बहुत बेहतरीन होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वालिटी एश्योर करनी होती है और क्वालिटी कंट्रोल करनी होती है, और इसके बगैर प्रोडक्ट शिपमेंट नहीं होती। प्रोडक्शन प्रोसेसिंग सेक्शंस किसी भी इंडस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्शन होगी तो ही कोई प्रोडक्ट जो है फाइनल प्रोडक्ट बन सकता है, और आगे फिर जाहिर है उसकी शिपमेंट होगी। और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वहाँ पे फूड इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जाएं, वहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप करें, तो वो फूड इंजीनियर्स को बिल्कुल ही सिखाया जाता है कि वो न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं। और प्रोसेसिंग इंजीनियर, प्रोसेस किस तरह से चल रहा है, मशीनरीज का किस तरह से आपने कटिंग करनी है, मशीनरीज आई मीन टू से मशीनरीज किस तरह से हमारे प्रोडक्ट में पीलिंग, कटिंग, इन सब चीज़ों का रोल प्ले करती हैं। वो मशीन ग्लिच आए तो वो आपने ही ठीक करना है। ये कंपनीज की तरफ से टास्क मिलते हैं प्रोसेस इंजीनियर्स को। प्रोफेसरशिप्स में लेक्चरर्स ये तो हम लोग जानते हैं कि ये फूड इंजीनियरिंग बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड है और होती जा रही है। पहले इसकी थोड़ी लेस डिमांड, लेकिन अब ये टाइम टू टाइम बहुत डिमांडिंग होती जा रही है, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग, इन चीजों में ये इसकी जरूरत है। फ्रॉम फार्म टू फोर्क एवरीथिंग इज नेसेसरी, और फूड इंजीनियर्स की ये जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन तमाम चीज़ों को लेके फूड की क्वालिटी को इंश्योर करें। Okay, so with the passage of time, there has been increase in demand for engineers.
such as food processing industries and so on. Food engineer work environment and incorporate SOPs, GMPs in a good FMCG. तो फूड इंजीनियर्स जो मेंटेन रखना होता है कि कंपनीज में मेंटेन करना इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब भी कोई खाने पीने की चीज बन रही होती है तो ये आप सब लोग जानते हैं कि इंसेक्ट्स हैं, आंट्स हैं, इन सब चीजों का एक नेचुरल, क्योंकि ये प्रोसीजर है तो ये चीजें आ जाती हैं, लेकिन वहां पे हमें एक हाइजीनिक लेवल मेंटेन करना इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो फूड इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दे आर कैपेबल ऑफ इट. So it's all about indulging food safety and food quality systems. जब हम कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे उसके अकॉर्डिंगली कुछ मेथड्स यूज किए जा रहे होते हैं कि हमने इस मेथड के थ्रू जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करना है, और वो जो मेथड्स बनाए गए होते हैं वो हलाल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के लॉज को मद्देनजर रखते हुए वो मेथडोलॉजीज क्रिएट की जाती हैं जिनसे फूड मैन्युफैक्चर किया जा रहा होता है. IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, it is a very big system for pest management. And इसमें मैं आपको कभी फिर बताऊंगी, एक और सेशन रखेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि IPM में कंपनीज में किस तरह से IPM को इनकॉर्पोरेट किया जाता है और इन चीज़ों को कैसे फोकस किया जाता है कंपनीज में. तमाम लॉज को, इधर इट इज फूड सेफ्टी लॉ, हलाल मैनेजमेंट सिस्टम, ISO एंड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, सो मेजर एक और चीज है फूड इंजीनियर्स के लिए कंपनीज में कि हाउ टू ओवरकम दी हैजर्ड्स. हैजर्ड का नाम सुना होगा आप लोगों ने, हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स. फूड इंजीनियर्स का काम ये होता है कि वो कंपनीज में ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ड्यूरिंग प्रोडक्शन हैजर्ड्स को ओवरकम करें. पहले और सिर्फ प्रोडक्शन नहीं, ड्यूरिंग पैकेजिंग किस तरह से हैजर्ड्स आ सकते हैं, कौन कौन से हैजर्ड्स इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं हमारे प्रोडक्ट में और उसको किस तरह से ओवरकम किया जाएगा अराउंड द प्रीमिसेस, एंड हाउ टू टेक द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स. इसको किस तरह से हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स मेजर कर सकते हैं, ये भी फूड इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फूड इंडस्ट्री में. ओके, the multinational companies need a proactive food engineer who is used to take precautionary measures rather than corrective actions. QA engineers team can sort it all out. जितनी भी हमारी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, उन्हें प्रोएक्टिव फूड इंजीनियर चाहिए. प्रोएक्टिव फूड इंजीनियर का मतलब ये है कि आपने उस प्रॉब्लम को, जिस प्रॉब्लम में आप आए, उस प्रॉब्लम में हम आए ही क्यों, हमें उस प्रॉब्लम में आना ही नहीं था. हमें पहले से ही अपने मेथड्स को, अपने प्रोडक्शन जो हमारी चल रही है, प्रोडक्ट की जो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसमें हमें ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम उसमें आए ही नहीं. ये फोकस होता है, और अगर इनकेस आ रहा है तो फिर हमें क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स जो हैं वो लेने होंगे. बट कंपनीज हमें चाहती हैं कि हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लें रादर देन करेक्टिव एक्शंस लें. तो दे नीड अ प्रोएक्टिव फूड इंजीनियर. If you are good at it, it's pretty secure employment. People will always need to eat, and food manufacturers always need to figure out how to either make new products or improve their existing ones. Okay, so next one. हाइलाइटेड सेक्टर्स की बात करते हैं हम. पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में आप लोग सब जानते होंगे कि बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर की तो बहुत डिमांड है. एग्रीकल्चर constitutes the largest sector of our economy.
agriculture accounts for about 80.9% and employs about 42.3% of labor force. Pakistan economy provides employment to 45% population and provides input for agro-based industries. Food processing. Food processing industry is moving with a good pace because of the supply of qualified food technologists and food engineers and exports. Okay. फूड प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है फूड टेक्नोलॉजिस्ट फूड इंजीनियर्स की फूड प्रोसेसिंग में रिक्वायरमेंट है फूड इंडस्ट्री एंड फार्मा एंड लैब इंस्ट्रूमेंट्स The food engineers are also used to make the lab instruments. Mostly हम जब प्रोडक्शन में या क्वालिटी लैब्स में लेबोरेटरीज में जब हम इक्विपमेंट्स यूज कर रहे होते हैं क्वालिटी एश्योर करने के लिए टेस्टिंग्स करते हैं तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स और लैब इंस्ट्रूमेंट्स की बहुत ज़्यादा एक वर्थ है कि ये इंस्ट्रूमेंट का अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट है तो अगर हम कोई हीट बेस्ड वर्क कर रहे हैं जैसे मोस्टली प्रोटीन मेजर करते वक्त हमारा जो ग्लास वेयर्स होते हैं वो हीट प्रूफ्ड होने चाहिए हीट प्रूफ्ड होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये एक फूड इंजीनियर को आइडिया होगा कि उसकी कैपेसिटी क्या है उसकी स्ट्रेंथ क्या है तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो लैब को फॉर्म की जाती हैं तो इसको फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को कुछ रिकमेंडेशंस दूंगी फूड एंड बेवरेज सर्विस इंडस्ट्री इज नोन फॉर इट्स टफ वर्कर्स hours are long and the job is stressful you will want to have some experience in industry before seeking a management position हमारी जो फूड एंड बेवरेज सर्विस इंडस्ट्रीज हैं वो बेसिकली टफ हैं अगर हम बात करें तो ओवर टाइम भी उसमें इंक्लूडेड होता है और ज़ाहिर अगर प्रोडक्शन है प्रोसेसिंग है तो वहाँ पे प्रोडक्ट किस तरह बन रही है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई कोताही हम अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ही कंपनी अफोर्ड कर सकती है सो ये एक स्ट्रेसफुल जॉब है बट ये बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एज अ सिटीजन फूड इंजीनियर की बहुत वैल्यू इसी वजह से है कि जो हम खा रहे हैं या जो पी रहे हैं उसका सेफ होना बहुत ज़रूरी है फूड ग्रेड मटेरियल बेस्ड होना बहुत ज़रूरी है हलाल होना बहुत ज़रूरी है तो ये सब फूड इंजीनियर्स की एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस गेन करने के बाद ही हम किसी मैनेजमेंट पोजीशंस पर पहुंचते हैं ऐसा नहीं कि हम लाइक पास आउट हुए साल है और हमें कोई हायर रैंक या हायर पोजीशन वहाँ पे इंडस्ट्रीज में मिलेगी टाइम टू टाइम व्हेन यू गेन सम एक्सपीरियंस you will get the position. Knowing your career path is a positive approach, but you will also want to know everything that is going on in the premises. So gain full of knowledge through working in different positions or just through being around other people working in different roles. Knowing the ins and outs of a company will greatly help you in your goal of food service industry management. मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं कि वो पास आउट हुए और किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में गए और वहाँ पे जाके उस डिपार्टमेंट के हो गए तो आई नो इट्स अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच बट अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए एक फूड इंडस्ट्री में आप गए हैं फूड कंपनी में तो वहाँ पे यू हैव टू नो एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन द प्रीमिसेस हर डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन किस तरह हो रही है मेथडोलॉजीज क्या है क्वालिटी टेस्टिंग्स क्या होती हैं स्टोरेज किस तरह किया जाता है प्रोडक्ट को लॉजिस्टिक्स के बारे में आप लोगों को इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको नो हाउ होनी चाहिए आपको आइडिया होना चाहिए तो फिर आप कामयाब होगे और आगे भी बढ़ोगे टाइम टू टाइम सो गेन फुल ऑफ नॉलेज
Many institutes offer food safety industry hotel management programs that can help you get your foot in the door and give you all the skills you would need for a career in the food and beverage service industry. अच्छा, एक अच्छी चीज़ ये है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि 1 मंथ 2 मंथ कोर्सेज करवाते हैं इंडस्ट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड, फूड सेफ्टी सिस्टम्स से रिलेटेड, क्वालिटी सिस्टम्स के अकॉर्डिंगली वो करवाते हैं, होटल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं। इनसे ये आप इसको ज़रूर जो फ़ायदा ये होता है कि आप वो स्किल्स हासिल कर लेते हो जिससे आप अपनी कंपनीज में अच्छा परफॉर्म कर सको, फूड एंड बेवरेज सेक्टर दोनों में। आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्क्स ERP पे वर्क करना आपको आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फूड इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि फूड सेफ्टी को वो करने के लिए, इंश्योर करने के लिए। I put my best to clarify the scope rest upon you. Okay, compare it with other disciplines and choose the best major accordingly. It is better to follow your interest rather than following people. ये मैंने यहाँ पर स्पेशली लिखा है क्योंकि हम मोस्टली ये हो रहा होता है कि ये देख रहे होते हैं कि यार उसने ये जॉब की है तो मैं भी यही वाली जॉब करूंगी, या वो फला उस डिपार्टमेंट में गया तो मैं भी बस उसी में जाऊंगा। इस तरह का कुछ नहीं। आपका जो इंटरेस्ट है, आप जिस सेक्टर पे जाना चाहते हैं, आप उधर जाएं, अपना इंटरेस्ट देखें और पीपल को फॉलो कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मतलब एक होता है ना कि बस मैंने भी वही करना है जो उसने किया है। मेरी बड़ी बहन है, उसने बस बड़ी बहन बड़ा भाई है, उन्होंने इंडस्ट्री में जॉब की है तो मैं भी इंडस्ट्री में ही जॉब करूंगी और मैं कहीं देखूंगी नहीं और सेक्टर्स। तो आप लोग आगे बढ़े, मूव फॉरवर्ड हो, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो कि मैं प्रीवियसली डिस्कस कर चुकी हूँ। और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ आप लोग जा सकते हैं, फूड इंजीनियर्स के लिए। वो भी तो हमें पता नहीं होता कि फूड इंजीनियर्स की प्लेसमेंट कहाँ पर है, तो इस तरह से हमें आइडिया होगा। ओके, सो इट्स टाइम ऑफ एनी क्वेश्चन क्वेश्चंस। आंसर। अगर किसी हाँ, किसी के भी पास कोई क्वेश्चन है तो मुझसे काइंडली आप बिल्कुल फील फ्री टू आस्क। मैं बोलूंगी आप लोग पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी, पूरी कोशिश होगी मेरी कि मैं आप लोग को जवाब दूं, और मेरी कोशिश है कि आप लोग थैंक मुझसे यू पूछें। अनुषा, थैंक यू अनुषा, नाइस प्रेजेंटेशन। जैसे अभी आप वजाहत लिख के गया कि मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत सी बातें समझ में आ गई स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, हम इस तरह करेंगे, एक मिनट जरा प्लीज। हम लोग इस तरह करेंगे कि जिसको सवाल करना है वो अपना हाथ रेस कर देगा, हैंड रेस करे, तो फिर हम उसको चांस देंगे कि वो अपना जो माइक है वो ओपन करके फिर वो सवाल कर सकता है। while you are trying to come up with your questions, मुझे एक दो जो बातें पूछनी थी एज अ होल, उसमें अब ये है कि आप जो भी काम कर रही हो बेटा, ये बताओ मुझे कि ये इंडस्ट्री और प्लीज अपने माइक सर मैं म्यूट कर ले थोड़ी देर। स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकती हूँ? हाँ सर, अपने 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 माइक सब म्यूट कर लें थोड़ा सा। तो मैं ये कह रहा था कि ये बताएं कि जिसकी मुझे बहुत ज्यादा फिक्र होती है वो ये कि आप जो ये फील्ड है पाकिस्तान के अंदर, इसमें और लड़कियों के लिए जो पॉसिबिलिटीज हैं वो मुझे नजर आती हैं जी बहुत। सर, ठीक है ना, मुझे तो बहुत जी नजर आती बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज है लड़कियों के लिए, तो बहुत बेस्ट फील्ड है, इसलिए मैंने भी ये फील्ड चूज की थी। है। लेकिन सवाल ये है कि इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट लड़कियों के लिए कैसा है? सेफ है, वेलकमिंग है, या हमने देखा है ज्यादातर जो इंडस्ट्री के अंदर, खास तौर पे कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ पे हैजरस एनवायरनमेंट होता है लड़कियों के लिए। तो इस तरह इसका जो बेस एनवायरनमेंट होता है वो कैसा है लड़कियों के लिए? सर मैं पर्सनली आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैं जिस
कंपनी में जॉब करती हूँ, हाँ लड़कियों के लिए बेस्ट इन्वायरमेंट, बिल्कुल बेस्ट। प्रेजेंटेशन में कि हर कंपनी की कुछ पॉलिसीज होती हैं और उन पॉलिसीज में जब ज्वाइनिंग करते हैं, एंटर होते हैं, तो उन पॉलिसीज में बाकायदा साइंस के करवाए जाते हैं हर एम्प्लॉय से कि आप इनको अच्छे से गो थ्रू करें, उसके ऊपर अपना साइन करें, आप बताएं कि आपको कोई कंफ्यूजन है तो हम क्लियर करेंगे। और लड़कियों के लिए मेजर चीज है कि हैरासमेंट केसेस को बहुत ज्यादा बताया गया है कि इसके ऊपर बहुत फोकस किया जाता है इंडस्ट्रीज में। और मेरी इंडस्ट्री जो है, मैं इसमें तारीफ करूंगी क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है, बेसिकली मैं क्वालिटी अश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल में होती हूँ, तो वहाँ पे सिर्फ लड़कियां ही हैं, सारी लड़कियां हैं वहाँ पे। ये इसलिए तो कह रहा हूँ वहाँ कि पे कोई प्रॉब्लम ऐसी है ही नहीं। और डिफरेंट कंपनीज, जी नहीं, ये बहुत जी सर, इंपॉर्टेंट बात है तुमने जो बात करी है ना, इसलिए कि सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का जी प्रॉब्लम नहीं है, वो दुनिया भर का प्रॉब्लम है। लेकिन होता है क्या है कि कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं वो अम्यून होती हैं कि वो वहां पे ये चीज हो या ना हो। तो हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि ये बात समझाएं लोगों को कि आज आजकल जो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट है वो किस तरह बदल रहा है। क्या आपने देखा कोई चेंज होते हुए अपनी इंडस्ट्री के अंदर? ये जो आपके दोस्त वगैरह जो मुख्तलिफ जगह पे काम जी कर रहे हैं, आपने कोई देखा कि पिछले 5 साल में, 4 साल के अंदर, 3 साल में या 2 साल के अंदर कोई चेंज आ रहा है, लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है इन चीजों पे? जी सर, बिल्कुल अवेयरनेस इंक्रीज हुई है इस हवाले से। अवेयरनेस सेशंस होते हैं इंडस्ट्रीज में, बाकायदा टीम्स आती हैं जो इसके ऊपर काम करती हैं, अवेयरनेस देती हैं। और कंपनी की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉय को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दें, ख़ास तौर पर लड़कियों को जब भी वो साइंस लेते हैं हर एम्प्लॉय के। और इसके अलावा वो सेशंस ईयरली बेसिस पे सेशंस भी करवाते हैं जिनसे औरतों के मतलब वुमेन्स राइट्स हो गए, हैरासमेंट केसेस है, इन पर बात की जाती है और उन्हें अवेयर किया जाता है। हमारी कंपनी में भी ऐसा होता है और डिफरेंट कंपनीज में सुना ऐसा होता है। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा ये है कि अगर कोई केस, खुदा ना खास्ता अगर कोई केस है, तो फिर वहाँ पे फौरी तौर पर एक्शन लिया जाता है और फायर किया जाता है। That's nice. फायरिंग हो जाती है वहाँ पे। और ये जो हमारे टॉप मैनेजमेंट हैं, जो सीईओज हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये फौरी तौर पे जो भी अगर ऐसा कोई केस आया है, हैंडल करना पड़ा, तो वो फायरिंग होती है फिर, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो मेल फीमेल हो, कोई भी। अच्छा, ये मुझे इसको एक जगह रख लें आप। लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द क्वेश्चन जो अभी आए हैं। एक क्वेश्चन जो मेरा ख्याल है पहले दिन वक्त से मैंने जब से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, जब से मुश्ताक लिख रहे हैं कि रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजिस्ट इन फूड इंडस्ट्री। मेरा ख्याल है तुमने थोड़ा सा बताया था बायोटेक्नोलॉजिस्ट के बारे में कि वो जी क्या सर। करते हैं। तो ये एक सवाल है इनका। फिर उसके बाद आदेश आपका सवाल है। ओके, तो रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजिस्ट इन फूड इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजिस्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन मैं ये बात बोलूंगी कि फूड इंजीनियर कैन सब्सटीट्यूट अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है ना, वो हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं प्रोडक्ट के, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जा रहा हो, उसके प्रोडक्ट्स के अंदर जो उसकी जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज हैं, रियोलॉजी हैं, उनको पॉइंट आउट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की परसेंटेज, प्रोटीन्स की, फैट्स की, वो उनका मेथड है, वो यूज करते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि फूड इंजीनियर उसको ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकता है कि फूड इंजीनियर को इन तमाम चीज़ों की नॉलेज होती है क्योंकि उन्हें माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाई जाती है। और इसके साथ साथ उनको प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मशीन यूज, इन सब के बारे में बताया जाता है कि प्रोडक्ट किस तरह से मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसके लिए हम कौन कौन सी जदीद मशीनरीज का यूज कर सकते हैं। तो मुझे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, और ऐसा है बिल्कुल, मैंने देखा है फूड इंडस्ट्री में कि फूड इंजीनियर्स जो हैं वो ज्यादा अच्छे हैं
फूड टेक्नोलॉजिस्ट के मुकाबले, क्योंकि फूड टेक्नोलॉजिस्ट ना मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नहीं समझ सकते। वो किस तरह से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही है, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल द मशीनरीज, बट अ फूड इंजीनियर कैन। आदेश, आपका सवाल कुछ क्या था? अस्सलाम वालेकुम मैम। I have a industrial मैं तो chemistry. फाइनल ईयर मैकेनिकल का स्टूडेंट हूँ और अपने जो कोर्सेज बोला फ्लूइड मैकेनिक्स के या हीट एंड मास ट्रांसफ़र के, तो वो हमारी फील्ड से तो काफ़ी रिलेटेड है और हमें काफ़ी टफ भी लगे थे। और मेरा क्वेश्चन एक्चुअली मेरी भतीजी से रिलेटेड है, मतलब वो उन्होंने ना अभी एफएससी की है, तो वो आगे अपना कैरियर चुनना चाह रही हैं। तो Okay. उन्होंने एमडी कैट वगैरह दिया था, तो 950 मार्क्स लिए उन्होंने, तो एग्रीगेट उनका नहीं बन रहा एज सच। इसके अंदर सिंध के अंदर उनका तो वैसे भी डोमिसाइल उधर का पंजाब का है, तो यहाँ पे एग्रीगेट वहाँ पे तो 90s में रुकता है एमबीबीएस या बीडीएस के लिए। तो अभी हम सोच रहे थे बायोटेक्नोलॉजी वगैरह कर लें या फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या फिर जैसे आपके फूड इंजीनियरिंग के लिए, तो ये हम सोच रहे थे। तो आप बता सकती हैं कि हमें उसके लिए क्या चीज़ चूज़ करनी चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। इंजीनियरिंग अब उसके प्री इंजीनियरिंग की है, प्री मेडिकल की है? जी जी, प्री मेडिकल की है ना उन्होंने। प्री मेडिकल, हाँ, तो फूड इंजीनियरिंग मेरा ख्याल है कोई प्री इंजीनियरिंग के भी। आपकी आवाज कट गई थी अनुषा, दोबारा बोलिएगा जरा। मैं अगेन बता देती हूँ कि प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स और प्री इंजीनियरिंग दोनों ही स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है एनईडी में फूड इंजीनियरिंग में। बट 2 साल से नहीं हो रहा ऐसा। यस, प्री मेडिकल हमारी वालों को नहीं ले रहे, प्री मेडिकल वालों को नहीं यूज अच्छा, करते। हमारे इंजीनियर्स है बिकॉज क्योंकि हमारी फील्ड जो है ना और वर्सटाइल। मैथमेटिकल बेस है, इस वजह से प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को हम नहीं लेते, मतलब पूरी इंजीनियरिंग में उनको एडमिशन नहीं मिलता, क्योंकि बहुत ज्यादा मैथमेटिकल बेस्ड इसमें सब्जेक्ट होते हैं, जिस वजह से वो लोग नहीं लेते। अच्छा, मेरा एक सवाल है। अच्छा, इससे पहले कि तुम सवाल करो, एक 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 मिनट। जो आदेश, आपका सवाल है ना, मेरा ख्याल है अगर आप इसको इस तरह देखें कि एक बेसिकली कैरियर और कैरियर स्टार्टर का प्रोग्राम है कि आप क्या कैरियर स्टार्ट करेंगे, तो इसमें बेस्ट तरीका यही है कि ये देखें कि बच्ची जो है, आपकी भतीजी जो, वो किस तरफ उसका सादा वो है, इन्फ्लुएंस है। या उनका इंटरेस्ट किस साइड पे है, वो उस तरफ जाएं तो बेहतर है। अब अगर वो क्या उनका मेडिकल फूड जाना चाह रही थी तो बायो मेडिसिन इज नॉट बैड। है? तो इस तरह से सोचो जो कि इसी एरिया में हो। बायो में नहीं, मेडिकल में नहीं जा सकती तो डेंटिस्ट्री देखें, वो बड़ा क्लोजेस्ट है। डेंटिस्ट्री नहीं हो या जा सकती तो फार्मेसी देखें, फार्मेसिस्ट। फार्मेसीज तो ये तो बेटर बहुत ही ऑप्शन फॉर हर। बहुत डिमांडिंग फील्ड है फार्मेसी। और आजकल हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। हमारा एक स्टूडेंट है लवीजा। अब उसने जब कंप्लीट करा है इस साल, वो फाइनल ईयर के अंदर है, लेकिन अभी से उसने जॉब शुरू कर दी है, 1 साल से तो जॉब कर रही है फुल टाइम वो। और उसका यही कहना है कि इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, एक इसका मतलब है, हाँ अरहम, आप डायरेक्ट सवाल कर लें बेटा। अरहम। तो अस्सलाम वालेकुम। सो मेरा ये सवाल था कि लाइक मैं जो है, मेरी फील्ड है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की, और बेसिकली हम लोग भी क्यूसी क्यूए डिपार्टमेंट्स में होते हैं, और जैसे मेरे सीनियर्स हैं वो भी इस डिपार्टमेंट में होते हैं। तो मुझे ये पूछना था कि पहले तो कि इंडस्ट्री मतलब किसे प्रेफर करेगी, फूड इंडस्ट्री हमें प्रेफर करेगी या फिर फूड इंजीनियर को प्रेफर करेगी क्यूसी डिपार्टमेंट के लिए? एक ये सवाल था मेरा। और सेकंड ये था कि स्टार्टिंग पैकेजेस क्या होते हैं क्यूसी और क्यूए डिपार्टमेंट्स के फूड इंडस्ट्री में? और तीसरा ये था कि लाइक केमिस्ट का क्या रोल होता है फूड इंडस्ट्री में? एक आदमी सब केमिस्ट एक का ही क्या सवाल रोल? ले रहे हैं वैसे। गो अहेड अनुषा।
ओके, सो केमिस्ट का क्या रोल होता है फूड इंडस्ट्री में? केमिस्ट का रोल, अगर आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट हैं, जो कि आप बता रहे हैं कि आपने इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में किया हुआ है ग्रेजुएशन, तो वहाँ पे बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल लैब्स में एक डिपार्टमेंट होता है केमिकल लैब, वहाँ पे उनका रोल है। और केमिकल लैब में आप हर तरह की, आप समझ सकते हैं कि आपने पढ़ा हुआ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, तो वहाँ पे डिफरेंट टेस्टिंग्स होती हैं कि हाउ टू फाइंड द फाइबर, हाउ टू फाइंड द ऑयल, फैट, इनकी कंजम्पशंस, प्रोडक्शंस, इनकी किस तरह से आप इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट का ये रोल होता है केमिकल लेबोरेटरीज में, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं समझती हूँ कि फूड इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जो एनईडी में करवाई जाती है, जहाँ पे ये सब सेक्टर्स कवर किए जाते हैं, ये सब कोर्सेज कवर होते हैं। Either it is industrial chemistry, it's a microbiology department, physical laboratory working, machine working, ये सब चीजें कवर की जाती हैं फूड इंजीनियरिंग कोर्सेज में। हीट एंड मास ट्रांसफर मैंने बताया था, वो मैकेनिकल इंजीनियर जो हैं उन्होंने भी बताया कि उन्हें भी पढ़ाया जाता है, और ये फूड इंजीनियर्स को भी पढ़ाया जाता है। फूड इंडस्ट्री में इसकी बहुत वर्थ है। और सॉरी, आप अपना सेकंड क्वेश्चन रिपीट सेकंड कर, क्वेश्चन से पहले मैं इनको एक मैं और बात आपने एक बता दूं। साथ पूछे थे तो हाँ, मैं भूल गई। इनको एक और बात बता दूं। देखिए, एक बात का ख्याल रखें आप लोग, एक होती है स्पेसिफिक नॉलेज, ठीक है ना, और एक होती है प्रोसेस नॉलेज। और ये प्रोसेस जो है वो, मैं प्रोसेस इंडस्ट्री वाला प्रोसेस नहीं बात कर रहा, मैं प्रोसेस की जब मैं बात कर रहा हूं तो वो बेसिकली एक तरह का कह लें बिजनेस प्रोसेस होता है, ठीक है ना। एक बिजनेस प्रोसेस होता है आपका। आप कोका कोला बना रहे हैं, ठीक है ना। कोका कोला के अंदर इनसाइड एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है ना, वो छोड़ दें, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन कोका कोला एज इटसेल्फ इज अ बिजनेस प्रोसेस, ठीक है। वो जो बिजनेस प्रोसेस है वो एक इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो फूड इंडस्ट्री है, ठीक है ना। लेकिन उस फूड इंडस्ट्री के अंदर है तो वो फूड इंडस्ट्री, लेकिन उसके अंदर मशीनरीज हैं, ठीक है ना। उसमें कई मशीनरीज ऑटोमेटिक मशीनरीज हैं, उसमें कई मशीनरीज जो है वो प्रोडक्शन रिलेटेड है। अच्छा, अब मैकेनिकल इंजीनियर भी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट पढ़ता है, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पढ़ता है, मटेरियल इंजीनियरिंग पढ़ता है। वो एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर और इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर भी यही काम कर रहा होता है। लेकिन होता क्या है कि आप इन तमाम फील्ड्स में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे एक आईसी इंजन है, जैसे आप सॉरी एक आईसी इंजीनियर है, जैसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट है फॉर एग्जांपल। एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट जो है उसके लिए फील्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। आप फूड इंडस्ट्री के अलावा भी कई इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं। आप फार्मास्यूटिकल में जा सकते हैं, ठीक है ना। आप जा सकते हैं किसी भी एक ऐसी इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर, पूरा का पूरा एग्रीकल्चर जो आपका है उसके अंदर कई सेक्टर्स है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर फर्टिलाइजर है ना? फर्टिलाइजर्स, ठीक है? तो या सर, ये आई बहुत हैव इंपॉर्टेंट है डिस्कस्ड बात इट। समझना आप लोगों को कि एक होती है इंडस्ट्री रिलेटेड फील्ड, और जैसे फूड इंडस्ट्री इज अ प्योर इंडस्ट्री रिलेटेड फील्ड, इट हैज नथिंग टू डू। लेकिन एक फूड इंजीनियर को आप निकाल के कहें कि मैं तुम्हारे को ऑटोमोटिव के अंदर एक क्वालिटी कंट्रोल की पोजीशन आई है, तुम वहां पे अप्लाई करो, ठीक है ना। इसलिए कि वो जो क्वालिटी कंट्रोल की वहां पे पोजीशन है ना, वो बहुत ही रिलेटेड है मैन्युफैक्चरिंग से, ठीक है ना। वो रिलेटेड है मैकेनिकल एस्पेक्ट से। लेकिन अगर हम एक मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से या एक्सपर्ट से कहेंगे कि तुम जाके फूड इंडस्ट्री के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को हेड कर लो या मैनेज कर लो, तो वो कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? इसलिए कि क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो प्रोसेसेस है ना, ये मेथोडोलॉजीज जो हैं, ये टूल्स जो हैं, ये कॉमन है सब जगह। मैं अगर लीन मैन्युफैक्चरिंग तुमको पढ़ाता हूं, या लीन एस्पेक्ट्स पढ़ाता हूं, या एजाइल पढ़ाता हूं, एजाइल सिस्टम्स पढ़ाता हूं, तो ये
इस इररेलेवेंट है इस जगह से कि आप उसको कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। अब ये क्वालिटी कंट्रोल में है और क्वालिटी एश्योरेंस में है, इनको स्टैटिस्टिक्स भी आती होगी, ठीक है ना, इनको डेटा कलेक्शन भी आता होगा, ठीक है, ठीक है, इनको मैथ का जो बेसिक रूल्स हैं स्टैटिस्टिक्स के वो भी आते होंगे, इनको रिस्क मैनेजमेंट के अंदर जो हम रिस्क एनालिसिस करते हैं और हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इस सैंपल साइज को ले रहे हैं तो क्या पूरा का पूरा बैच खराब होगा या सिर्फ और सिर्फ ये सैंपल ही खराब है सारा। ये मेथोडोलॉजी जो है ना, ये इन्होंने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी थी, काम कहाँ आ रही है, ये इनके एरिया में काम आ रही है। लेकिन जो टूल यूज हो रहा है वो क्वालिटी एश्योरेंस का टूल है, वो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट होता है उसके कई एप्लीकेशंस होते हैं, वो कई इंडस्ट्री में जाके काम कर सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ फूड इंडस्ट्री में जाए। लेकिन जब एक फूड इंडस्ट्री के अंदर कोई लोग जाते हैं तो उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो पूरा सिस्टम समझे, इन एंड आउट, कौन सा मटेरियल आया, कौन सा वो बाय प्रोडक्ट क्रिएट करेगा और कौन सा प्रोडक्ट क्रिएट करेगा। ये बहुत जरूरी होता है आपके लिए। जिस तरह एक ऑटोमोटिव इंजीनियर के लिए बहुत जरूरी होता है, जब ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग करके निकलता है ना तो उसकी पूरी नॉलेज जो होती है वो उस इंडस्ट्री के रिलेट घूम रही होती है, ठीक है। वो स्पिन आउट तो कर सकता है अपने आप को, लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं कहला सकता उस फील्ड का, ठीक है। तो ये बचा। इनका दूसरा सवाल था मनुष्य के, क्या पैकेजेस कौन से होते हैं वहां पे, स्टार्टिंग पैकेजेस, सैलरी पैकेजेस। हाँ सैलरी पैकेजेस भाई। अच्छा, देखिए सैलरी पैकेजिंग, अगर आप बिल्कुल फ्रेश ही हो, फ्रेश पास आउट हुए हो, तो सैलरी पैकेज यहाँ तो बहुत ज़्यादा हायर नहीं है। जो मैं बिल्कुल ट्रुथ बोलूँगी इस मामले में, कि आप ये एक्सपेक्ट तो ना करें कि आपकी जो है वो 70, 80, 1 लाख ऐसी कोई कहानी नहीं होती है। स्टार्टर आपको 1 ईयर तक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, और स्टार्टिंग सैलरी मोस्टली आपकी 30, 40, 45 यही है स्टार्टिंग सैलरीज। तो उसके 1 ईयर के बाद जब आपके पास कुछ एक्सपीरियंस गेन होता है, तो टाइम एज द पैसेज ऑफ टाइम वो सैलरी इंक्रीमेंट होता रहता है, और फिर आपको बहुत सारे जो है वो पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी ऑफर करती है कंपनी। वो टाइम टू टाइम होता है, फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए इतना नहीं है। कोशिश ये करो कभी भी अपनी पहली ऑफर को ठुकराओ नहीं। या तो ये इट्स पहली वेरी ऑफर मिल रही इम्पोर्टेंट। है, एक्सेप्ट इट। इसलिए कि 3 दिन बाद 4 दिन बाद तुम उसको छोड़ सकते हो, लेकिन जो 3-4 दिन बाद छोड़ने के, अगर तुमने ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं किया, जो 3-4 दिन बाद तुमको रिग्रेट होगा ना, वो बहुत खतरनाक होगा। तो बेस्ट तरीका यही होता है कि आप जो हैं आप जो हैं, जब आप इस तरह की चीज कर रहे होते हैं तो कोशिश ये करें कि जो पहली ऑफर आ रही है आपको, फील फ्री, एक्सेप्ट इट। उसके बाद दूसरी ऑफर आती है, अगर आपको पहली कंपेयर करें पहली और दूसरी को दें, तो ये जो है ना हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम सिर्फ और सिर्फ पैसे की तरफ जाते हैं। पैसा इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहना नहीं है, बिल्कुल नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब हमारी पहली जॉब लगती है, तो क्योंकि हम ग्रेजुएट होके आते हैं, और क्योंकि हमने पढ़ा होता है 4 साल, इंजीनियरिंग की डिग्री होल्डर होते हैं, तो बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि हमें तो डायरेक्ट कोई बहुत अच्छी सैलरी ऑफर होगी कंपनीज में। ये मेरा खुद का अपना यही माइंडसेट था जब मैं हुई थी। बट इनिशियली मुझे जब वो मेरे माइंडसेट के अकॉर्डिंग सैलरी ऑफर नहीं हुई, और कहीं पे भी उतनी नहीं हो रही थी, मैं किसी भी एक कंपनी का नाम नहीं लूंगी, हर जगह ही यही था। इतना पढ़ा या मैंने इतनी मेहनत की, इंजीनियरिंग डिग्री थी मेरे पास, तो एचआर मैनेजर जो थे उन्होंने मुझे ये बात बोली कि अगर आपको कम सैलरी भी मिल रही है, तो उस कम सैलरी में आप कितना गेन कर सकते हो, अपनी नॉलेज को कितना ज्यादा तो भाई आवाज कट रही है थोड़ी। आप इस
स्किल्स आप कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो, आप गेन कितना कर सकते हो, ये आपकी जॉब है, तो आप उसमें लर्निंग होगी। जी चाहिए इनिशियली जब आप पहली किसी भी कंपनी में जा रहे हो, तो आपने सोचना चाहिए कि मुझे नॉलेज गेन करनी है, मुझे वहाँ हर चीज़ आनी चाहिए, हर डिपार्टमेंट। ये नहीं कि मेरी जहाँ हायरिंग हुई है सिर्फ मैं वहाँ पे एक लिमिटेड होके रहूँ, कि अगर मैंने प्रोडक्शन में मुझे मेरी हायरिंग हुई है तो मैं सिर्फ प्रोडक्शन ही जानती हूँ, मुझे नहीं पता क्वालिटी क्या है, मुझे नहीं पता स्टोरेज किस तरह है, सेक्शन क्या है, रॉ मटेरियल्स किस तरह रखें, ये मुझे नहीं ये तो बिल्कुल गलत होगा। अगर आप इंजीनियर हो तो आपको हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, हर डिपार्टमेंट की नोहा होनी चाहिए। कम सैलरी होगी पर खुशी ज्यादा होगी कि मुझे नॉलेज ज्यादा मिली है। और यही पहला 3 से 6 महीने होते हैं ना, यही सीखने के सबसे बड़े टाइम होता है आपके। प्रोबेशन पीरियड बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा टाइम होता है ये आपके लिए, अगर इसमें सीख बहुत लिया आपने। हिफ्जा, आपका क्या सवाल है? जी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हिफ्जा, Yes, sir. हाँ, हाँ आपका क्या सवाल था बेटा? So, Ms. Anusha, it was a really wonderful session with you. I am very excited to have another session, which is obviously on IPM. तो मेरा ये क्वेश्चन था कि आप कह रही थी फूड इंजीनियर्स को फर्स्टली जो है वो प्रिकॉटिव एक्शन लेने चाहिए, और मुझे क्वेश्चन ये है कि अगेन प्रिकॉटिव एक्शन कॉस्टली होंगे, बिजनेस पे इम्पेक्ट आएगा, कंपनी ऑब्वियसली एक इंजीनियर को हायर करती है ताकि वो उसे बेनिफिट प्रोवाइड करे, तो एक कॉस्ट इफेक्टिव भी हम एज अ फूड इंजीनियर बिजनेस भी देख रहे होते हैं कि आपके कोई भी एक्शन हो आप उसमें किस तरह से कॉस्ट को इंक्रीज करोगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है प्रिकॉटिव एक्शन जो है थोड़ा कॉस्टली होगा, तो आप ये बताएं कि हाउ टू डील विद देम। सॉरी, आप अगेन रिपीट करेंगी क्वेश्चन, आपकी आवाज कट हो गई। ओके, नो इशू। मैं कह रही आपने कहा एज अ फूड इंजीनियर इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी के वी टेक प्रिकॉटिव एक्शन इन द इंडस्ट्री। तो मुझे ये बताएं प्रिकॉटिव एक्शंस थोड़े कॉस्टली होंगे और कंपनी ऑब्वियसली वांट सम कॉस्ट प्रिकॉशनरी इफेक्टिव मेजर्स या फूड इंजीनियर्स। तो बताएं हम उस टाइम पे व्हाट वी कैन डू कि हम कॉस्ट और प्रिकॉटिव एक्शन को किस तरह बैलेंस कर सकते हैं। कॉस्ट को और प्रिकॉशनरी स्टेप्स को किस तरह बैलेंस कर सकते हैं, आपका ये क्वेश्चन है? जी ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिकली जो हमारी मेथोडोलॉजीज, चाहे वो प्रोडक्शन बेस्ड हो, चाहे वो क्वालिटी टेस्टिंग बेस्ड हो, वो सब अश्योर करने के लिए क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है, जो कि प्रिकॉशनरी स्टेप्स के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क करता है कि मैंने इस तरह से इस डिपार्टमेंट को लेके चलना है, या इस डिपार्टमेंट में इस चीज को इनकॉर्पोरेट करवाना है, इसके ऊपर इतनी कॉस्ट आएगी। तो वो सब जो वर्किंग है वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में की जाती है। तो क्वालिटी एश्योरेंस, अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में है, आपकी हायरिंग वहां पर हुई है, तो वहां पे आप क्वालिटी अश्योर करने के लिए ये चीजों इस तरह से लेके चलेंगी कि कॉस्ट को आपने जो है वो कम रखनी है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा रखनी है, प्रोसेसिंग की। हाँ हिफ्जा, इसमें एक बात और भी याद रखें आप। आवाज आ रही है ना हिफ्जा आपको? यस सर। तो इसमें एक बात और भी याद रखें, जो आपका सवाल है आप ना, ये सवाल बेसिकली सिर्फ फूड से रिलेटेड नहीं है, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। हम एक कोर्स कराते हैं, उसका नाम है एथिक्स इन इंजीनियरिंग, ठीक है? तो आपको ये सुन के बहुत हैरानी होगी कि दुनिया भर में जितने भी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसे हम इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स कहते हैं, उसमें ये भी शामिल है कि फूड पॉइजनिंग हुई, उसमें ये भी शामिल है कि प्लांट के अंदर ब्लास्ट हुआ,
उसमें ये भी बात शामिल है कि एक ऑयल रिग है, ऑयल रिग के अंदर ब्लास्ट हो गया। उसमें ये भी शामिल है कि हमने स्पेस शटल भेज रहे हैं ऊपर, और वो अभी ऊपर गई है और 35 सेकंड के बाद ब्लास्ट हो गया उसके ऊपर। ठीक है ना? तो आप क्या समझती हैं कि इन सारी जगह पे क्या क्वालिटी एश्योरेंस नहीं हुई थी? इन सारी जगह पे क्वालिटी कंट्रोल नहीं हुआ था। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इन तमाम के अंदर जो एक कॉमन थीम नजर आती है हमें, वो आती है कॉस्ट कटिंग की। ठीक है? एथिक्स के अंदर इंजीनियरिंग वाहिद शोबा है जिसके हर सोसाइटी के अपने एथिक्स रूल्स हैं। इंजीनियरिंग वाहिद शोबा है जिसके हर एरिया के अंदर एथिक्स, जो सोसाइटीज काम कर रही हैं, आपके फर्ज करें अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग आपकी बेस सोसाइटी है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स जो है वो आपकी बेस सोसाइटी है। सिविल है, मैकेनिकल अमेरिकन इंजीनियर्स। सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर आपका बेस सोसाइटी है। अगर आप एयर कंडीशनिंग के अंदर है तो एशरे आपकी बेस्ट सोसाइटी है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आपकी IEEE। किसी को भी उठा के देख लें आप, हर सोसाइटी ने अपने इंजीनियर्स के लिए एथिकल रूल्स क्रिएट करें। जो पहला रूल होता है ना उसके अंदर, उस पहले रूल ये कहता है कि एक इंजीनियर जो है वो पब्लिक सेफ गार्ड के तौर पे यूज होगा, कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो कि पब्लिक के लिए, आम इंसानों के लिए दुश्वारी का बायस बने, उनकी सेफ्टी को मशहूद बनाए किसी चीज। तो ये बेसिक रूल होता है। लेकिन उसके बावजूद हमारे पास एक्सीडेंट्स भी होते हैं, और 99.9% ब्लेम जो होता है ना वो इंजीनियर को मिलता है। 99.9%। चाहे कुछ भी कहते रहे आप कि भाई उसने पैसे नहीं रिलीज किए थे, बजट हमारा इतना ही था, आप कुछ भी कर लें, ब्लेम आपको मिलेगा। ठीक है ना? और ये प्रूवन फैक्ट है। ये पिछले 200 साल की हिस्ट्री है हमारे पास, इसका डेटा 200 साल की। ठीक है ना? दुनिया का कोई एक्सीडेंट उठा के देख लें आप। ठीक है? अब ये जब हमने कर लिया तो क्वालिटी एश्योरेंस किस तरह से काम करेगा, इस तरीके से कि विद इन बजट भी रहे। इसलिए कि आप जब सेफ्टी क्रिएट करते हैं ना तो वो एक एक ऐसा इश्यू है जिसके लिए आप जितना भी पैसा डालें कम है। लेकिन हर चीज की लिमिट्स होती है, हर चीज की लिमिट्स होती है। हाँ अनुषा कुछ कह रही थी आप? या तो हर चीज की एक लिमिट होती है, उस हर लिमिट कंपनी के की अंदर लिमिट्स रहते हुए आप काम करते होती हैं। हैं कि एक वो एक एक बजट होता है जी। एक आपके पास एक सब्जेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं OR, ऑपरेशनल रिसर्च। उसकी एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि आप जो एक चीज को ऑप्टिमाइज कर रही हैं, एक ऑब्जेक्टिव को ऑप्टिमाइज कर रही हैं, ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं आपके। ठीक है ना? अब मेरा ख्याल है कि मेरा बताऊं मैं, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम रीच करूं अपने हाथों से। ठीक है ना? इसकी कंस्ट्रेंट क्या होगी? इसके कंस्ट्रेंट जो होगी कि मेरा हाथ की लंबाई कितनी है। जितनी लंबाई होगी मेरी मैक्सिमम रीच वही होगी, इससे ज्यादा रीच नहीं हो सकती। तो आप क्या करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के अराउंड जब आप क्वालिटी एश्योरेंस क्रिएट कर रहे होते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट के अराउंड आप इस तरह के बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो इस बाउंड्रीज में बेहतरीन काम करेगा। तो अगर आपने फूड इंडस्ट्री के अंदर देखते हैं कि एक बड़ा कॉमन चीज आती है कि बेस्ट यूज्ड बाय, और एक डेट होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि उस डेट के बाद वो गंदा हो गया, खराब हो गया। उसका मतलब ये होता है कि जो फ्लेवर है, उसका जो एसेंस है ना, वो उस डेट तक गारंटी दे रहे हैं आपको कि बस बेस्ट रहेगा। अब उसके बाद क्या होता है बेस्ट आपके और फूड के दरमियान है। ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, बेस्ट बिफोर का ये मतलब है। या तो आपकी मर्जी होती है। और बता दूं मैं आपको कि ज्यादातर फूड जो है ना वो खराब नहीं होते आफ्टर द उनकी जो उसको हम खराब कहते हैं, जो कि बॉडीली हार्म होते हैं, वो ऐसे नहीं होते। ऐसे ही है सर। उनकी
टेस्ट में, कलर में चेंज आ जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं जिसकी वजह से फूड स्पॉइल होता है। मुझे ये बताओ, तुम लोग जो सब फूड इंडस्ट्री में हो और इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो कि हम लोग क्वालिटी ये करते हैं, क्वालिटी वो करते हैं, तो ये बताओ भाई, ये जो होटल और रेस्टोरेंट के अंदर गंदगी होती है, इसकी भी कोई क्वालिटी कंट्रोल होता है? नहीं सर, उधर हम जाते ही नहीं। और सर इंडस्ट्री से देखिए, है। वहाँ पे क्वालिटी डिपार्टमेंट तो मौजूद है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट तो तुम क्या होता कह रहे हो, है, बुद्धू खान के पास क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट मौजूद है? बट अब ये हमारे यहाँ का थोड़ा सा एक अनफॉर्चुनेटली एक बैड लक है कि पैसे खिला के चीजों को कवर अप कर लिया जाता है। तुम्हारी मुझे आवाज कट रही है लाइबा। बेसिकली लगता है कि सर जी एज सर, अ ऑफ इंजीनियर वो जो है ना अपनी ड्रीम जॉब समथिंग लाइक दैट कि उन्हें पे भी मिले और फेम भी मिले, तो वो इस तरह का सर कुछ सॉरी, ट्राई करते एक मिनट लाइबा, तुम्हारी आवाज कट रही थी, क्या बोला तुमने, दोबारा बताओ। टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत है आज। लेकिन ये मैं बताऊं तुम लोगों को कि ये मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब मुझे पता चलता है इंटरनेट कि, हाँ बोले। ग्लिच है। हाँ बहुत ज्यादा ग्लिच है इस वक्त। तो मैं ये कह रहा था कि मुझे मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब कोई मुझसे कहता है कि भाई आज मुर्गी की जगह आपने मेंढक खाया है। तो अच्छा मेंढक खा लिया यार, ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। पता चला कि वो रावी के कीचड़ के अंदर, रावी में पानी तो रहा नहीं है, अब रावी दरिया के अंदर तो पानी तो है नहीं, कीचड़ लग गई है। उस कीचड़ में जो बड़े मोटे मोटे मेंढक है ना, उनकी रानें जो हैं वो मुर्गी की रानों के बराबर है। तो आप दबा के उसका फूड खा रहे हैं, उसको उसको पीस लिया, किसको क्या मालूम के अंदर कौन सी चीज बैठी हुई है। हैं। तो याद रखो कि एथिक्स जो है ना, ये एथिकल क्वेश्चन है। और एथिक्स का जो क्वेश्चन होता है वो फेथ से रिलेटेड होता है। और जरूरी नहीं है फेथ का मतलब रिलीजन हो, ये जरूरी नहीं है। फेथ जो है बिलीफ का नाम है। आप किसी रिलीजन पे भी बिलीव कर सकते हैं और आप किसी नॉन रिलीजन पे भी बिलीव कर सकते हैं। फेथ जो है वो एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको आप अपने लाइफ के लिए सिलेक्ट करते हैं। आप हिंदू हैं, आपने एक सेक्ट को सिलेक्ट किया कि मैं इस नॉर्म को फॉलो करूंगा, वो आपकी एथिकल रूल्स हैं। आप मुसलमान हैं तो आपने उस सेक्ट को लिया है, आप एथियस्ट हैं तो आपने उस चीज को एक्सेप्ट किया है। लेकिन एथिक्स जो होता है वो रूल्स बेस्ड होता है। कौन से फेथ से आप बिलोंग कर रहे हैं और उस फेथ में आपको क्या मिलता है। प्रॉब्लम यह है हमारा कि जब कोई एथिक्स के गलत एथिक्स यूज कर रहा होता है, तो हमारे बचपन में तो हम देखते आ रहे हैं कि दूध वाले में को पानी मिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और कभी कभार तो हम कहते थे कि अच्छा ये पानी मिला के साफ कर रहा है दूध को। तो हो सकता है कि वो पानी मिला के दूध को साफ कर रहा हो और आप उसको दूसरा नाम दें। देखिए मैं आपको एक और दूसरा नाम बता रहा हूं उसका। आप कह सकते हैं उसको लो फैट कर रहा है वो कंप्लीट फूड जो है उसके अंदर जो एडी का प्रोडक्ट है, या विटामिन ए और डी जो है वो बहुत हैवी है। अगर अच्छा। आप उसको लो फैट बनाना तो चाह रहे हैं तो आप उसको डाइल्यूट करते हैं। और हमारे यहाँ पे अमेरिका के अंदर 2% फूड जो मिल्क है या स्लिम मिल्क जो है वो धुक के हिसाब से बिकता है। वो वही मिल्क है जो हमारा दूध वाला जो है ना आपको सप्लाई कर रहा है। तो आपको इस लिहाज से खुश होना चाहिए कि यार मुझे उसने बड़ा लो फैट का फूड प्रोवाइड दूध दिया है, कम से कम मोटा तो नहीं होऊंगा मैं। कंफर्म बात है ये, मेरा कोई साइड इफेक्ट नहीं आएंगे खराब। तो मुख्तलिफ चीजों को आप मुख्तलिफ तरीके से देख सकते हैं, लेकिन एथिक्स जो है ना वो फेथ है। आपका क्या बिलीफ क्या है आपका। और किसी को कोई सवाल है? हम बेसिकली अपना टाइम क्रॉस कर चुके हैं। कोई और सवाल किसी का? यस सर। अनुषा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आपका।
क्या आपने वो आपने थैंक यू मच सर। 1.5 घंटे का प्रॉमिस करवा के मैंने सर, आपको रबिया का 2 सवाल है। घंटे कर दी। सर मैं आप अगर बोले तो और भी सेशंस कंडक्ट करूंगी हलाल सेफ्टी सिस्टम्स, जिसके ऊपर अभी आप बता रहे थे एथिक्स है और रिलीजन अलग है, तो इसके ऊपर भी मैं डिस्कशन करूंगी कि बहुत बड़ी डिस्कशन है। इसके अलावा एक मुझे बोला था किसी ने आईपीएम के टॉपिक के ऊपर, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसके ऊपर भी मैं एक सेशन कंडक्ट करूंगी। तो सर आप मुझे बता दीजिएगा जैसा भी होगा स्टूडेंट से ये पूछ के। फूड इंजीनियरिंग वालों का काम है, मैं तो एक दफा इंट्रोड्यूस करा दिया, अब इन लोगों का काम है ये क्या करना चाहते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि आप में से जो लोग भी बाहर जाना चाहते हैं वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर, चाइना वो हो गया, सॉरी कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, यूरोप के किसी भी अदर कंट्रीज में, अगर आपको पास फूड के ऊपर हलाल सर्टिफिकेशन है एंड यू नो हाउ टू वर्क थ्रू दैट, लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। अभी अपॉर्चुनिटीज जो हैं इन द लास्ट 10 years 3 गुना हो गई हैं यहाँ पे, 3 times, और ये जो है इन नेक्स्ट 5 years इट विल बी 50 times मोर देन व्हाट वी हैव इन 2010। सो जो अपॉर्चुनिटीज है ना वो तो बहुत बढ़ेंगी। ये आपके ऊपर है कि आपका अपॉर्चुनिटीज एक्सपर्टीज किस तरह का डेवलप कर रही हैं। हाँ या हिफ्जा आप कुछ कह रही थी? आवाज नहीं आ रही बेटा हिफ्जा। हाँ, मैं ये कह रही थी कि मैम आपकी लिंक्डइन आईडी चाहिए थी। लिंक्डइन आईडी मैं आपको बिल्कुल शेयर करूंगी। वैसे मैं लिंक्डइन पे हूँ और आप मुझे सर्च भी कर सकती है अनुषा आबिद, और मेरी सारी डिटेल्स वहां पर मेंशन हुई हुई हैं। थैंक यू मैं आपको शेयर कर दूंगी, मैं ओके आपको जज़ाक शेयर कर मुझे दूंगी। भेजिएगा, मैं इनको सबको भेज दूंगा। अनुषा जो है जी हमारे सर। जो ग्रेजुएट का ग्रुप है एनईडी स्कॉलर्स का, उसमें का हिस्सा है। तो अगर आप लोगों को कोई भी ग्रेजुएट से प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ग्रेजुएट्स को भी या बुलाऊं तो वो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है मेरे पास एक एक चीज को। अब ये नए ग्रुप्स बने हैं तो होपफुली कोई एक ग्रुप हमारा जो है वो इन चीजों को हैंडल करेगा मेरे अलावा। तो थैंक यू अनुषा अगेन बेटा। कोई भी क्वेरीज हैं जी, मैं सबसे यही बोलूंगी, कोई भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, फील फ्री टू आस्क। कुछ भी आप लोगों को पूछना हो आप लोग लिंक्डइन के थ्रू पूछ सकते हैं, और सर सुहेल के पास मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, वो आप लोगों को फॉरवर्ड कर देंगे। आप लोग मुझसे किसी भी चीज़ के हवाले से सेशन चाहते हो या पूछना है, इंफॉर्मेशन लेनी है इंडस्ट्रीज के हवाले से, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर जज़ाकल्लाह अटेंडिंग। सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।